एपिसोड 31। अथर्व ने किया एक लड़की पर हमला। कहते ही उसने गिलास उठाया और जबरदस्ती अवनी के मुंह में शराब उड़ेलने के लिए बढ़ी। धड़ाम! अचानक दरवाजा किसी ने जोरदार लात मारकर खोल दिया। अगले ही पल अथर्व लखानी गुस्से से आग बबूला होकर कमरे में घुस आया। उसे गुस्से में आग बबूला देखते ही पूरा कमरा एकदम शांत हो गया। आखिरकार कुछ देर बाद राजवीर सबसे पहले होश में आया। फिर वह गुस्से में दहाड़ उठा, अबे तू है कौन और तू यहाँ कहाँ से टपक पड़ा? तुझे पता भी है कि यह जगह किसकी है? डिस्क्लेमर: दोस्तों, ये कहानी केवल एक काल्पनिक रचना है। ये केवल लेखक के द्वारा रची गई यह एक कहानी है। इसका वास्तविक जीवन से कोई भी संबंध नहीं है। लेकिन अगर फिर भी इस कहानी के नाम, पात्र, जगह या कोई दृश्य किसी वास्तविक जीवन से मिलते हैं तो ये केवल एक संयोग है। कृपया आप कहानियों को केवल मनोरंजन की दृष्टि से ही सुने। और साथ ही अगर आप इस चैनल RK पॉकेट FM पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को भर भर लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद। पर अथर्व ने कोई जवाब नहीं दिया। फिर उसकी आंखों की ठंडी नज़र चांदनी बनर्जी पर टिक गई। उस वक्त चांदनी ने अवनी की थोड़ी पकड़ रखी थी और जबरन उसे शराब पिलाने वाली थी। उसी पल पूरे कमरे में एक भयानक आक्रोश की लहर दौड़ गई। हरामखोरी की हद पार कर दी तुम लोगों ने। मेरी बहन के साथ ऐसा करने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? आज अगर मैंने तुम्हें खत्म नहीं किया तो मेरा नाम भी अथर्व लखानी नहीं। भीषण गर्जना के साथ अथर्व ने चांदनी के बाल पकड़कर उसका सिर जोर से दरवाजे से दे मारा। फिर उसने उसकी गर्दन पकड़ ली और उसे हवा में लटका दिया। अब चांदनी डर के मारे कांप उठी और कमरे में मौजूद बाकी लोग भी सन्न रह गए। यह आदमी कौन है? इतना खतरनाक गुस्सा आखिर किसके पास होता है? तभी राजवीर बोल पड़ा, तू एक औरत पर हाथ उठा रहा है, ये कैसी मर्दानगी है? मगर जैसे ही उसके शब्द खत्म हुए अचानक एक जोरदार आवाज पूरे कमरे में गूंज गई। चटाक! कमरे में एक गूंजती हुई आवाज गूंज उठी। राजवीर ने अविश्वास में अपना चेहरा पकड़ लिया और गुस्से में उस इंसान की ओर देख जिसने उसे थप्पड़ मारा था। फिर उसे देखते ही वो चीख पड़ा, पापा, आपने मुझे क्यों मारा? आपको तो उसे मारना चाहिए था। वह ये देखकर हैरान था कि उसके अपने पिता जितेंद्र ने उसे थप्पड़ जड़ा था। वही जितेंद्र ने कांपती हुई आवाज में जवाब दिया, मारने लायक तो सिर्फ तू ही है। तुझे पता भी है कि तूने किससे पंगा लिया है? क्या तुझे पता है कि यह आदमी कौन है? जितेंद्र की हालत देखकर पूरे कमरे में खौफ छा गया। कुछ दिन पहले हुई एक नीलामी के दौरान जितेंद्र ने अपने गुरु को बताया था कि उसने किसी को नवपुनर्जन्म सुई चिकित्सा नीडल ऑफ नाइन्थ रिवाइवल का उपयोग करते हुए देखा है। लेकिन जितेंद्र को यह अंदाजा नहीं था कि यह सुनकर उसके गुरु इतने उत्साहित हो जाएंगे कि उन्हें खून की उल्टी हो जाएगी। वही गुरु की प्रतिक्रिया देखकर जितेंद्र हैरान रह गया था। उसी दिन से उसके गुरु ने आदेश दिया कि अथर्व को ढूंढा जाए और उससे अनुरोध किया जाए कि वह उन्हें अपना शिष्य बना ले। मेरे गुरु इस आदमी से शिष्य बनने की विनती करना चाहते हैं। ये सोचकर जितेंद्र का दिमाग सुन्न पड़ गया था। तभी उसने यामिनी शास्त्री से संपर्क करने की कोशिश की, ये सोचकर कि शायद वह उसे अथर्व का संपर्क दे सकती है। मगर पुराने मतभेदों के चलते यामिनी ने जितेंद्र से मिलने से ही इनकार कर दिया। यही कारण था कि आज अपने बेटे के जन्मदिन के बावजूद जितेंद्र उसे पूरी तरह से एंजॉय नहीं कर पा रहा था, क्योंकि उसके गुरु ने लगातार उस पर दबाव बना रखा था कि वह अथर्व को ढूंढ निकाले। इसलिए जब अवनी ने जितेंद्र से मदद की गुहार लगाई तो वह अपनी झुंझलाहट के कारण उसे नजरअंदाज करने का फैसला किया था। RK पॉकेट FM, लाइक्स एंड सब्सक्राइब। पर उसे यह अंदाजा भी नहीं था कि अवनी अथर्व के किसी करीबी की तरह थी। अब जब उसने उनके बीच के संबंध को समझ लिया था तो अब जितेंद्र को अपनी मूर्खता पर पछतावा हो रहा था। अथर्व जी पहले ही मुझसे नाखुश था, पर अब तो उसका गुस्सा और भी बढ़ गया होगा। इस बीच चांदनी का चेहरा लाल पड़ गया था और उसकी आंखें बाहर निकलने लगी थीं। बावजूद इसके अथर्व उसे छोड़ने के मूड में नहीं था। वह पूरी तरह से उसे खत्म करने पर आमादा लग रहा था। अथर्व, नहीं, उसे मत मारो, अवनी ने चीखते हुए कहा। दरअसल अवनी चिंतित थी कि यदि अथर्व ने चांदनी को मार दिया तो उसे जेल जाना पड़ सकता है, और यह एक ऐसा परिणाम था जो चांदनी जैसी औरत के लिए सही नहीं था। 15 सालों के बाद मिली अपने भाई को वह सलाखों के पीछे जाता नहीं देख सकती थी। वह अथर्व से पूरी तरह से उसे छोड़ने की गुहार लगाने लगी। आखिरकार अथर्व ने अपनी पकड़ ढीली कर दी और तिरस्कार से बोला, तुम्हारी किस्मत अच्छी है कि अवनी दयालु है, नहीं तो खुद भगवान भी तुम्हें बचा नहीं सकते थे।
पकड़ ढीली होते ही चांदनी जमीन पर गिर पड़ी, फिर अपना गला पकड़ते हुए लगातार खांसने लगी। फिर फर्श पर गिरी शराब की बोतलों को देखकर अथर्व की भौहें तन गईं। ये पीने की चुनौती किसकी दी हुई थी? क्षण भर में राजवीर के दोस्तों पर डर छा गया और उन्होंने तुरंत पल्ला झाड़ लिया। राजवीर ने ही हमें ये करने को कहा था, उनमें से एक ने हकलाते हुए कहा। अब अथर्व की भेदक दृष्टि तुरंत राजवीर की ओर मुड़ गई, जिससे उसके रोंगटे खड़े हो गए। वही अथर्व को अपने बेटे पर गुस्सा करता देख जितेंद्र घबरा कर सफाई देने लगा। मिस्टर लखानी, हमें नहीं पता था कि अवनी आपकी दोस्त है। जितेंद्र बोल ही रहा था कि उससे पहले ही अथर्व गुस्से से दहाड़ा, क्या मैंने तुम्हें बोलने की इजाजत दी? अथर्व के इस तीखे जवाब पर जितेंद्र सन्न रह गया। सबको लगा कि अब अथर्व राजवीर को बेरहमी से पीटेगा, लेकिन तभी अथर्व की ओर से एक तीखी मुस्कान गूंज उठी। अवनी की जगह मैं इस पीने की चुनौती को पूरा करूंगा। इसके बाद अथर्व ने एक शॉट ग्लास उठाया। वही इस नज़ारे से भयभीत दिखते हुए जितेंद्र ने उसे रोका। मी लखानी, नहीं, आप प्लीज ऐसा मत कीजिए। लेकिन अथर्व ने पहले ही एक शॉट गटक लिया था। इस नज़ारे को देखते ही जितेंद्र दूर से पीछे मुड़कर उसने फिर से राजवीर को एक और थप्पड़ मारा और गर्जना करते हुए बोला, कमीने, अब यहाँ पर मूर्ति बनकर क्यों खड़ा है? हरामखोर, जल्दी से 2 शॉट बना। हालांकि राजवीर यह नहीं समझ पा रहा था कि उसके पिता को इतना डर क्यों लग रहा है, लेकिन दूर उसने जल्द ही वैसा किया जैसा उसे कहा गया था। 2 शॉट ग्लास उठाकर जितेंद्र ने अपनी नाक को बंद किया और दोनों शॉट गटक गया। पर उस पल तक अथर्व ने अपना दूसरा शॉट भी खत्म कर लिया था, जिससे जितेंद्र घबराकर और 2 शॉट्स में पीने लगे। उसके बाद जितेंद्र डरते हुए हर शॉट के बाद 2 ग्लास शराब पीने लगे और उसके पास शॉट्स के बीच कोई समय नहीं था। जल्द ही जितेंद्र झुके और बार बार उल्टी करने लगे। डैड, इतना कहकर राजवीर आगे बढ़ा, लेकिन उसके बाप ने फिर उसे एक थप्पड़ मारा और बोल पड़ा, हट कमीने, जल्द से जल्द मेरे ग्लास को फिर से भर। बार बार उल्टी करते हुए भी जितेंद्र शराब पीने से नहीं रुक। जैसे ही अथर्व पीते गया, उतना ही उसका पीना भी मजबूरी था। जहां जितेंद्र की हालत दयनीय थी, वहीं अथर्व पर शराब का कोई असर नहीं हो रहा था। वह ऐसा लग रहा था जैसे पानी की तरह शॉट्स गटक रहा हो। हर शॉट के साथ वह एक कदम आगे बढ़ता गया। फिर उसके आखिरी कदम पर ठा अथर्व राजवीर के सामने खड़ा था और गंभीर मुद्रा में बोला, अब जब मैंने ये चुनौती पूरी कर ली है, तो अब तुम क्या करोगे? उसके शब्द जैसे खुद शैतान के हों। उन शब्दों को शांति ही राजवीर का शरीर भय से भरने लगा। अथर्व अपनी काले अंधकार जैसे आंखों से उसे घूरते हुए उसके सामने खड़ा था। उसकी आंखों में एक गहरी खाई जैसी डरावनी झलक थी, जैसे उनमें नरक का गड्ढा हो। राजवीर को घेरने वाला भयकारी आभामंडल तुरंत फैल गया। मैंने आज किस भूत को नाराज कर दिया? इस बीच नशे में झुका हुआ जितेंद्र जमीन पर गिर पड़ा, पर बेहोश होने से पहले उसने फुसफुसाते हुए कहा, मी लखानी, मैं माफी चाहता हूँ। इसके बाद राजवीर भी जमीन पर घुटनों के बल गिर पड़ा और अपना सिर बार बार जमीन पर मारने लगा। हालांकि उसे यह समझ में नहीं आ रहा था कि उसके पिता को अथर्व से इतना डर क्यों था, लेकिन वह अथर्व द्वारा उत्पन्न आभा से डरकर काम रहा था। और कहते हैं ना, कभी कभी डर भी एक संक्रामक चीज होती है। राजवीर के सिर की जमीन से टकराने की आवाज के बीच निजी कमरे में मौजूद सभी लोगों ने अपनी सांसें रोक ली थी। जल्द ही उन्होंने देखा कि राजवीर अपने पिता के ठीक बगल में बेहोश होकर गिर पड़ा। राजवीर के गिरते ही अचानक से पूरे कमरे में एक तीखी मगर रोब से भरी हुई आवाज गूंज उठी, यहाँ क्या हो रहा है? इतनी हिम्मत किसकी हुई कि मेरे में हंगामा मचाए? 32 अवनी के सामने अथर्व की सच्चाई। यह क्या हो रहा है? कौन इतना साहसी है कि मेरी जगह पर आकर हंगामा करे? अचानक एक गहरी और भारी आवाज गूंजी। इसके साथ ही काले कपड़ों में सुरक्षाकर्मियों का एक समूह कमरे में घुस आया। मिस्टर रणधीर, यही आदमी मुसीबत खड़ी कर रहा है। इसे जल्दी पकड़ो और इसे अच्छा सबक सिखाओ। चांदनी बैनर्जी जैसे ही अपनी सांसें संभाल पाए, वह झट से मध्य आयु के उस व्यक्ति के पास जाकर शिकायत करने लगी। वह आदमी एक पल के लिए चौंक गया और फिर संदेहपूर्ण स्वर में बोला, और तुम कौन हो? मैं चांदनी बैनर्जी हूँ मिस्टर रणधीर। क्या आपने मुझे पहचाना नहीं? हमने पहले भी एक बार बिजनेस किया है। चुप रहो, मध्य आयु के व्यक्ति ने उसे तुरंत टोक दिया। वह स्पष्ट रूप से उसे पहचान चुका था। आधे महीने पहले रणधीर एक क्लब में आराम करने गए थे। वहीं उनकी मुलाकात चांदनी से हुई थी। हालांकि उसकी शक्ल सूरत औसत थी, लेकिन उसकी कम उम्र और मेकअप ने उसे काफी आकर्षक बना दिया था।
इसके अलावा उसकी उत्तेजक पोशाक और मोहक नृत्य ने रणधीर का ध्यान अपनी ओर खींच लिया था। चांदनी ने भी तुरंत पहचान लिया था कि वह एक अमीर आदमी है, इसलिए उसने पूरी रात उसके साथ बिताई और बदले में उसे एक भारी इनाम मिला। यही कारण था कि रणधीर उसे चुप कराने के लिए बेचैन था। यह मामला केवल उनके बीच का निजी मामला था और वह इसे गोपनीय ही रखना चाहता था। हालांकि भले ही वह चांदनी का समर्थन करने का इरादा न रखता हो, उसे फ्यूजन हाउस के नियमों को बनाए रखने के लिए कुछ करना जरूरी था। जिसने भी यहाँ हंगामा किया है उसे कड़ी सजा दी जाएगी। इसी के साथ अधेड़ उम्र का आदमी तेजी से निजी कक्ष में दाखिल हुआ। अपने चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान के साथ चांदनी बनर्जी ने अथर्व लखानी की ओर इशारा किया। मिस्टर रणधीर, इस तबाही के लिए यही लड़का जिम्मेदार है। इसने आपके 2 विशिष्ट मेहमानों को भी बेहोश कर दिया। मिस्टर रणधीर के इशारे का इंतजार किए बिना उनके बाउंसर अपने हाथों को रगड़ते हुए धमकी भरे अंदाज में अथर्व की ओर बढ़ने लगे। तभी अथर्व ने मिस्टर रणधीर की ओर देखा और ठंडे स्वर में कहा, क्या तुम मेरे मामले में टांग अड़ाने जा रहे हो? अचानक उसकी घूरती नजरें देखकर मिस्टर रणधीर के घुटने कांपने लगे। हे भगवान, ये तो वही है। मिस्टर रणधीर को साफ साफ याद आ गया कि यही युवक था जिसने सिंघानिया ग्रुप के प्रोडक्ट लॉन्च के दौरान सारे पत्रकारों को घुटनों के बल माफी मांगने पर मजबूर कर दिया था। और सबसे बड़ी बात, उन्हें ये भी पता था कि यह युवक खुद एक सम्राट है। इसी कारण वो सोचने लगा कि ये क्या बवाल हो गया। इसी बीच बाउंसरों के नेता ने अथर्व पर वार करने के लिए अपना हाथ उठाया और गुर्राया, बेटे, तू हमारे बॉस से इस तरह बात करने की हिम्मत कैसे कर सकता है? मैं तुझे अभी चटाक। आरके पॉकेट एफएम, लाइक्स एंड सब्सक्राइब। वह अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाया था कि मिस्टर रणधीर ने झपटकर उसे जोरदार थप्पड़ जड़ दिया और तत्क्षण अथर्व लखानी के सामने सिर झुकाकर क्षमा मांगने लगे। मिस्टर अथर्व, कृपया मेरे आदमी की नासमझी को माफ करें। मुझे खेद है कि मैंने आपको रोकने की कोशिश की। मिस्टर रणधीर, जो कि कपूर परिवार के मुखिया भी थे और सिंघानिया ग्रुप के साथ एक बड़ी डील साइन कर चुके थे, उनके लिए ये स्थिति किसी बुरे सपने से कम नहीं थी। फ्यूजन हाउस, जो कि कपूर परिवार के अधीन था, आज इस युवक के सामने घुटनों पर था। इस अप्रत्याशित घटनाक्रम ने सबको दंग कर दिया। यह क्या हो रहा है? जो युवा नरसे राजवीर रावत के जन्मदिन का जश्न मनाने आई थी, वे पहले से ही अथर्व की पहचान को लेकर भ्रमित थी। पहले उनकी सुपरवाइजर का चेहरा पीला पड़ गया था और अब फ्यूजन हाउस का मालिक ही अथर्व के सामने घुटनों पर था। आखिर यह युवक है कौन? वे सभी नर्सें, जो इससे पहले कभी ऐसी स्थिति में नहीं फंसी थीं, अब घबराहट और रोमांच के मिश्रित भावों से भर गईं। इस बीच चांदनी बनर्जी ने अविश्वास से कहा, मिस्टर रणधीर, क्या आपसे कोई गलती हो रही है? ये लड़का। धड़ाम। रणधीर कपूर ने बिना कोई चेतावनी दिए अपना पैर हवा में उठाया और चांदनी बनर्जी को इतनी जोरदार लात मारी कि वह दूर जा गिरी। हराम, तू जानती भी है कि मिस्टर अथर्व कौन है? इसे थप्पड़ों से मारो जब तक कि इसका चेहरा सूझ न जाए। फिर इसके कपड़े फाड़कर इसे सड़क पर फेंक दो। रणधीर की गरजती आवाज सुनकर उसके सारे बाउंसर तुरंत चांदनी की ओर बढ़े। ठीक है। बाउंसर्स ने इतना जहां और फिर जल्द ही चांदनी को घसीटते हुए बाहर ले जाया गया। वह चीखती चिल्लाती रही, लेकिन अंत तक उसे यह समझ नहीं आया कि आखिर अथर्व लखानी वास्तव में कौन था। इसके बाद रणधीर ने एक चापलूस मुस्कान के साथ प्रस्ताव रखा, मिस्टर लखानी, आगे से कृपया मुझे ऐसे मामलों को संभालने दें। ऐसे लोगों के लिए आपको अपने हाथ गंदे करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अथर्व ने उसे एक ठंडी नज़र से घूरा, फिर कठोर स्वर में कहा, अगर यह मामला तुम्हारे हाथ में होता तो मेरी बहन आज इस जगह सही सलामत खड़ी नहीं होती। रणधीर उसके शब्दों से कांप उठा, और आपकी बहन कौन है? चारों ओर नजर दौड़ाने के बाद रणधीर की नज़र अवनी पर पड़ी और वह तुरंत उसकी ओर बढ़कर माफी मांगने लगा। उस भीड़ में कई लड़कियां मौजूद थीं, लेकिन हर किसी के चेहरे पर डर का भाव था। परंतु अवनी अकेली थी जो पूरी तरह शांत दिखाई दे रही थी। इसी वजह से रणधीर ने तुरंत उसे पहचान लिया। अवनी से माफी मांगने के बाद रणधीर दोबारा अथर्व की ओर मुड़ा और अत्यधिक सम्मानपूर्वक अंदाज में बोला, मिस्टर लखानी, अपनी गलती के प्रायश्चित स्वरूप मैं आपको फ्यूजन हाउस उपहार में देने के लिए तैयार हूँ। कृपया मेरे इस विनम्र उपहार को स्वीकार करें। रणधीर की बात सुनकर पूरी भीड़ हतप्रभ रह गई। फ्यूजन हाउस कपूर परिवार की सबसे कीमती संपत्तियों में से एक है और रणधीर इसे इतनी आसानी से सौंपने को तैयार है। कोई मुझे बताए कि आखिर अथर्व लखानी की असली पहचान क्या है।
लेकिन सबसे बड़ा झटका तब लगा जब अथर्व ने एक उदासीन भाव से हाथ हिलाते हुए कहा, मुझे इसमें जरा भी दिलचस्पी नहीं है। ओंज बात कहने के बाद अथर्व ने अवनी का हाथ पकड़ा और उसे फ्यूजन हाउस से लेकर घर की ओर बढ़ चला। घर लौटते समय अवनी बार बार अथर्व को जिज्ञासा भरी नजरों से देख रही थी, जैसे वह किसी रहस्य से भरे व्यक्ति को देख रही हो। चूंकि वहां मौजूद हर कोई अथर्व की असली पहचान जानने के लिए बेताब था, अवनी भी इससे अछूती नहीं रही। आखिर जितेंद्र दास मेरे अथर्व से इतना डरते क्यों हैं? फ्यूजन हाउस का मालिक भी अथर्व के सामने इतना सहमा हुआ क्यों है? जिज्ञासा से भरकर अवनी ने अथर्व का हाथ पकड़ लिया और उस पर सवालों की बौछार कर दी। अथर्व ने अवनी से अनमने ढंग से कहा कि शायद जितेंद्र के पास उसे नाराज करने की हिम्मत नहीं थी, क्योंकि उसने ईस्टफील्ड नीलामी के दौरान 9 पुनर्जन्म सुई चिकित्सक नीडल ऑफ नाइन्थ रिवाइवल का उपयोग किया था। शायद तब तो वह मेरी कला देखकर दंग रह गया था। जहां तक रणधीर की बात है, वह अथर्व से इसलिए डरता था क्योंकि उसने सिंघानिया ग्रुप की घटना को अपनी आंखों से देखा था। इसके अलावा अवनी को भी यह जानकारी नायरा से ही मिली थी। अथर्व ने अपनी सम्राट अधिपति की पहचान उससे छुपाई थी, क्योंकि उसे लगा कि अवनी उसे सच नहीं मानेगी, ठीक वैसे ही जैसे जब उसने नायरा को ये बताया था तो उसने भी यकीन नहीं किया था। आखिरकार कोई भी इस बात पर आसानी से विश्वास नहीं करेगा कि उसका कोई दोस्त 15 साल बाद लौटकर खुद को दुनिया का सबसे अमीर आदमी बताए, जब तक कि वे उसकी बैंक बैलेंस न देख लें। अथर्व को अब अपनी पहचान समझाना और भी कठिन था। हालांकि नायरा और अन्य लोगों ने सम्राट अधिपति की उपाधि के बारे में पहले सुना था, लेकिन वे यह नहीं समझ सकते थे कि इसका वास्तविक अर्थ क्या था, भले ही अथर्व के पास अपनी पहचान साबित करने वाले दस्तावेज हों। उसी समय अवनी को कुछ याद आया। अच्छा हाँ, तुमने इतनी शराब पी थी, फिर भी तुम्हें कुछ असर क्यों नहीं हुआ? अब जब तुमने कहा तो मुझे थोड़ी नशे की अनुभूति हो रही है। अथर्व ने एक सामान्य इंसान की तरह दिखने के लिए झूठ-मूठ लड़खड़ाने का नाटक किया और अवनी की बाहों में गिर गया। अरे, जल्दी से अवनी एक टैक्सी बुलाए और उसे अपोलो हॉल ले गई, ये सोचते हुए कि वह सच कह रहा था। रास्ता ऊबड़-खाबड़ था, लेकिन अथर्व को कोई परेशानी महसूस नहीं हुई। अवनी के आसपास होना कितना अच्छा लगता है, उसने मन ही मन सोचा। जब वे अपोलो हॉल पहुंचे तो उसने सामने की दुकान को नवीनीकरण के दौरान देखा। पहले यह एक बेकरी हुआ करती थी, लेकिन इसके पिछले मालिक हाल ही में इसे बेचकर चले गए थे। अब ये किसी नए मालिक के हाथ में थी। वही उस दुकान को देखते ही अचानक से अथर्व को जैसे एक बुरी फीलिंग आने लगी, ऐसा जैसे कि कोई कुछ बुरा सोच रहा है। एपिसोड 33 33 मैं तुम्हें 9th रिवाइवल टेक्निक सिखाऊंगा। अगले दिन नए मालिक की पहचान सामने आई, जो कोई और नहीं खुद ललित मल्होत्रा था। ललित मल्होत्रा अपोलो हॉल में एक मुस्कान के साथ दाखिल हुआ। लगता है काफी समय हो गया है मिस शर्मा। ललित को देखते ही अवनी ने गुस्से से आंखें तरेरते हुए कहा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो हत्यारे? हत्यारा? ललित मल्होत्रा चौंक गया, क्योंकि उसे इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि 2 दिन पहले जिस लड़की को उसने दवा दी थी वह मरने के करीब पहुंच गई थी। वास्तव में वह भी यही सोच रहा था कि उसने जो दवा दी थी वह पूरी तरह से ठीक थी। इसलिए जब अवनी ने उसे हत्यारा कहा तो उसने इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। उसे लगा कि वह सिर्फ बड़ा चढ़ाकर बात कर रही है। मिस शर्मा, आप प्लीज कोई गलतफहमी मत पालिए, मैं यहाँ आपको वापस पाने के लिए नहीं आया हूँ। मैं बस ये बताने आया था कि मेरी क्लिनिक अपोलो हॉल के ठीक सामने है। ललित ने मुस्कुराते हुए कहा। क्या? अवनी का चेहरा गहरा पड़ गया। तुमने ऐसा क्यों किया? क्योंकि किसी ने मुझसे यह नहीं कहा कि मैं ऐसा नहीं कर सकता। और वैसे भी हम सभी अपनी काबिलियत के दम पर कमाते हैं। अब देखते हैं कि कौन ज्यादा काबिल है। क्या तुम्हें इससे कोई दिक्कत है? अवनी का चेहरा और भी कठोर हो गया। काबिलियत? वह मन ही मन गुस्से से फटी पड़ रही थी। तुम साफ साफ अपने गुरु के नाम का इस्तेमाल करके मुझे दबाने की कोशिश कर रहे हो। पर यह सबसे बुरी बात नहीं थी। ललित ने अपनी मुस्कान बनाए रखते हुए आगे कहा, मुझे नहीं पता कि मेरे साथी जो डॉक्टर दिग्विजय राघवन के अधीन प्रशिक्षण ले चुके हैं, वे इस समय कहाँ हैं, पर मैं उनका फिर से सामना करने के लिए बेताब हूँ, और तब मैं देखूंगा कि आखिर तुम कैसे मुझसे जीत पाती हो। इसके बाद ललित मल्होत्रा अपोलो हॉल से ठहाका लगाते हुए बाहर चला गया। अवनी का शरीर क्रोध से कांपने लगा। क्या इसका मतलब यह है कि वह अपनी क्लिनिक के उद्घाटन पर अपने सभी साथियों को बुलाने वाला है? ये बहुत बुरा होगा। डॉक्टर दिग्विजय राघवन के किसी भी शिष्य की अपनी अलग पहचान थी, और उनमें से हर एक बेहतरीन चिकित्सा कौशल का धनी था।
यदि वे सब एक साथ एक ही जगह इकट्ठे हुए तो ये पूरे शहर में चर्चा का विषय बन जाएगा। और इसमें कोई शक नहीं था कि जिस दिन ललित की क्लिनिक खुलेगी उसी दिन अपोलो हॉल के बंद होने की शुरुआत भी हो सकती है। जब अवनी ने सोचा कि पिछले 2 वर्षों की उसकी मेहनत व्यर्थ जाने वाली है तो उसका दिल दुख से भर गया। उसे उदास देख अथर्व लखानी मुस्कुराते हुए बोला, अब तुम फिर से उदास क्यों हो गई हो अवनी? किसने तंग किया तुम्हें? अगर तुम कहो तो मैं उसे मार डालूंगा। अथर्व के बात पर अवनी ने उसे चुटकी काटते हुए जवाब दिया, क्या तुम कोई जंगली प्राणी हो जो कभी कानून सहित राज्य में नहीं रहे? बस हर समस्या का हल हिंसा नहीं होता। वो हंस पड़ा, मैं तो बस तुम्हारी फिक्र करता हूँ जैसे बाकी सब करते हैं। अगर किसी ने मेरी बड़ी बहनों को तंग किया तो मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। क्या तुम्हें बकवास करने के अलावा कुछ और आता है? अवनी के कहने के बावजूद वो अंदर ही अंदर खुश हो गई। मुझे हमेशा लगता है कि मैं उस पर भरोसा कर सकती हूँ। बताओ ना, मैं तुम्हारी कैसे मदद कर सकता हूँ मेरी प्यारी अवनी? जब उसने जोर दिया तो अवनी ने उसे ललित मल्होत्रा के साथ हुई अपनी बातचीत बता दी। अथर्व ने आत्मविश्वास से मुस्कुराते हुए कहा, बस इतनी आज बात, तुम चिंता मत करो। मैं सुनिश्चित करूंगा कि वो अपनी क्लिनिक न खोल सके। क्या तुम खुद को हेल्थ डिपार्टमेंट का हेड समझते हो? अवनी ने आंखें तरेरते हुए पूछा, जिस पर अथर्व प्यार से बोल पड़ा, क्या तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं है अवनी? है, बिल्कुल है। अगर तुम कहो कि तुम आकाश से तारे तोड़ लाओगे तो मैं उस पर भी यकीन कर लूंगी। उसने और कुछ नहीं कहा, बस बोला, अब मुझे भूख लगी है, मैं कुछ खाने जा रहा हूँ। RK पॉकेट FM, लाइक्स एंड सब्सक्राइब। फिर वह अपोलो हॉल से बाहर निकल गया। जैसे ही वह इमारत से बाहर निकला उसकी आंखों की चमक ठंडी और क्रूर हो गई। लगता है पिछली बार मैंने उस घटिया ललित मल्होत्रा को कम मारा था जो अब भी अवनी को तंग करने की हिम्मत कर रहा है। लगता है उसे यमराज से मिलने की बहुत जल्दी है। अब अगर यही उसकी ख्वाहिश है तो किसी की ख्वाहिश पूरी करना तो पुण्य का काम होता है ना। इतना सब सोचते ही अथर्व के चेहरे पर एक कातिलाना मुस्कान पसर गई, स्मर्क। उधर जितेंद्र रावत अगले दिन दोपहर को सिरदर्द के साथ उठा। उसे रात भर उल्टी हो रही थी। दर्द को नजरअंदाज करते हुए उसने तुरंत राजवीर रावत को बुलाया। जब उसने अपने बेटे को देखा तो चौंक गया क्योंकि उसके सिर पर पट्टी बंधी थी। क्या तुम्हें मिस्टर लखानी ने मारा? जितेंद्र की आवाज में गुस्से के बजाय डर था। राजवीर ने सिर हिलाया, नहीं, ये मेरी खुद की गलती थी। शुक्र है कि उन्होंने तुम्हें नहीं मारा। जिसके बाद जैसे ही जितेंद्र जाने वाला था उसका फोन वाइब्रेट हुआ। फोन पर नंबर अनजान था तो उसने सोचा कोई मरीज होगा और बिना सोचे कॉल काट दी। कुछ देर बाद उसे एक मैसेज मिला, मैं अथर्व लखानी हूँ। मिस्टर लखानी। अचानक बुरी तरह घबराते हुए जितेंद्र ने तुरंत उस नंबर पर कॉल कर दी। मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप मुझे कॉल करेंगे मिस्टर लखानी। मुझे बहुत खुशी हुई। मैं कल की घटना के लिए बहुत शर्मिंदा हूँ। अथर्व ने सीधे मुद्दे की बात की। ज्यादा मत बोलो, क्या तुम 9th रिवाइवल की सुई सीखना चाहते हो? इस प्रस्ताव ने जितेंद्र को चौंका दिया। फिर उसने तेजी से सिर हिलाया। बिल्कुल, सिर्फ मैं ही नहीं, मेरे गुरु भी इसे सीखना चाहते हैं। वो पिछले 2 दिनों से आपके अधीन प्रशिक्षण लेने की बात कर रहे हैं। तुम्हारे गुरु? अथर्व ने थोड़ा हैरानी से पूछा, जिस पर जितेंद्र ने उत्सुक से कहा, हाँ डॉक्टर दिग्विजय राघवन, वो एक प्रसिद्ध चिकित्सक है। जब से मैंने उन्हें अपने आंखों देख हाल बताया है वो आपसे मिलने और आपसे सीखने को उतारू है। एक पल की चुप्पी के बाद अथर्व ने थोड़ी अजीब आवाज में कहा, तो क्या इसका मतलब है कि तुम ललित को जानते हो? हाँ, हम दोनों ने डॉक्टर राघवन से पढ़ाई की है, मगर मेरी उससे बिल्कुल नहीं बनती। क्या आप उनके दोस्त हैं मिस्टर लखानी? जितेंद्र ने सतर्कता से पूछा। वो मेरा दुश्मन है। बहुत बढ़िया, जितेंद्र अचानक बोल पड़ा, फिर तुरंत अपनी गलती का एहसास हुआ और बोला, माफ कीजिए मिस्टर लखानी, मेरा मतलब ये नहीं था। मैं तो बस ये कहना चाहता था कि वो कमीना ललित आपकी दोस्ती के लायक नहीं है। चापलूसी बंद करो। 2 दिन में ललित अपोलो हॉल के सामने अपनी क्लिनिक खोलने वाला है। मैं चाहता हूँ कि तुम कुछ लोगों को बुलाओ और उसका उद्घाटन तबाह कर दो। जरूर, आप बस पता भेज दीजिए। मैं वादा करता हूँ आपको नतीजे जरूर पसंद आएंगे। कॉल खत्म होने के बाद जितेंद्र को ऐसा लगा मानो काली घटा के बीच सूरज की किरण चमक उठी हो। फिर वो जोर जोर से हंस पड़ा। हाँ, ओह ललित, तुम्हें तब मेरा विरोध नहीं करना चाहिए था जब हम छात्र थे। अब तो तुमने मिस्टर लखानी को भी नाराज कर दिया है। अब जो होने वाला है तुम उसी के लायक हो।
बिल्कुल, वो कभी ललित को असलियत नहीं बताएगा। उम्मीद है मिस्टर लखानी तुम्हें अपने पैरों तले रौंद देंगे। बगल में खड़े राजवीर ने हैरानी से अपने पिता को देखा। क्या हुआ पापा? अभी कुछ देर पहले तक तो आप परेशान थे और जयपुर हॉस्पिटल जाने की जल्दी में थे, पर अब हंस क्यों रहे हो? जवाब में जितेंद्र मुस्कुराया, क्योंकि हम सोना मिल गया है राजवीर, बल्कि सोना ही नहीं, यूँ समझो कि हमें सोने का खदान मिल गया है। पर इससे राजवीर की उलझन कम नहीं हुई। उसे अनदेखा करते हुए जितेंद्र ने जल्दी से किसी को फोन मिलाया। हेलो अबे, अगले कुछ दिन फ्री हो? मुझे एक क्या? तो तुम ललित की नई क्लिनिक के उद्घाटन में जा रहे हो? अच्छा, तो फिर तुम्हें ढेर सारी शुभकामनाएं। फिर उसने कॉल काट दी और अगला नंबर डायल किया। हेलो रे, ओह तुम भी ललित की क्लिनिक को सपोर्ट करने जा रहे हो? तुम्हें भी शुभकामनाएं। फिर एक और कॉल की। हेलो जीत, ओह अच्छा, शुभकामनाएं। उसने कुल मिलाकर दर्जनों लोगों को फोन किए। उनमें से केवल 2-3 ने ही उसकी मदद के लिए हामी भरी, क्योंकि वे उसके पुराने दोस्त थे। बाकी सब ललित के आमंत्रण पर पहले ही जा चुके थे। राजवीर ने पूछा, क्या शराब ने आपके दिमाग पर असर कर दिया है पापा? लोग आपको मना कर रहे हैं, और फिर भी आप इतने खुश क्यों हो? जितेंद्र ने रहस्यमयी मुस्कान के साथ जवाब दिया, तुम नहीं समझोगे। सच कहूं हो, ये सब लाइन में खड़े हैं, और ये सब एक ही बार में खत्म होने के लिए तैयार है। हाँ हाँ। सभी लोगों से संपर्क करने के बाद उसने हाथ हिलाया। चलो राजवीर, मुझे डॉक्टर राघवन के घर ले चलो, मुझे उनसे मिलना है। डॉक्टर दिग्विजय राघवन कभी आर्यावर्त विश्वविद्यालय, जो कि आर्यावर्त की सबसे नामी और ताकतवर विश्वविद्यालय है, उसमें वो एक प्रोफेसर थे। उनके हर एक शिष्य देशभर के बड़े अस्पतालों में नामी डॉक्टर बन चुके थे। यहाँ तक कि हेल्थ डिपार्टमेंट के वर्तमान हेड भी उनके शिष्य रह चुके थे। वही अब तक वो लगभग 1 दशक से अपने रिटायरमेंट का आनंद ले रहे थे। जितेंद्र दास जब डॉक्टर दिग्विजय राघवन के घर पहुंचे, तब उसने ललित मल्होत्रा बाहर निकलते हुए मिल गया। दोनों ने एक दूसरे को देखा, पर सिर्फ नाक चढ़ा दी और ऐसे बर्ताव किया जैसे एक दूसरे को जानते ही न हों। उसी समय एक सफेद कमीज पहने वृद्ध व्यक्ति एक पेड़ की छाया में योग का अभ्यास कर रहा था। वह कोई और नहीं, बल्कि स्वयं डॉक्टर दिग्विजय राघवन थे। हालांकि वह 70 की उम्र पार कर चुके थे, फिर भी वे अब भी एक स्वस्थ और फुर्तीले वृद्ध थे, क्योंकि वे हर दिन नियमित रूप से योग करते थे। उनका स्वास्थ्य चाहे जितना अच्छा रहा हो, फिर भी जब उन्होंने सुना कि किसी ने 9th रिवाइवल की सुई का उपयोग किया है, तो वे इतने भावुक हो गए कि खून की उल्टी कर बैठे। इससे साफ जाहिर होता था कि 9th रिवाइवल एक अत्यंत मूल्यवान विधि थी। जितेंद्र, तुम आ गए, डॉक्टर राघवन ने योग छोड़ते हुए मुस्कुराकर कहा। जितेंद्र ने सिर हिलाया। डॉक्टर राघवन, मैं अभी अभी ललित से टकरा गया। हाँ, उसने बताया कि वह एक ट्रेडिशनल मेडिसिन क्लिनिक खोल रहा है, और उसने मुझे मदद करने के लिए बुलाया था। तो क्या आपने उसकी मदद करने का वादा किया? डॉक्टर राघवन हंसे और नामे सिर हिलाया। कोई भी अपनी योग्यता के बल पर ही क्लिनिक खोल सकता है। अगर कोई चालबाजियों से आगे बढ़ने की कोशिश करता है, तो ज्यादा दूर नहीं जा सकता। इसलिए मैंने उसे डांटा और वापस भेज दिया। बहुत बढ़िया किया आपने, जितेंद्र हल्का सा मुस्कुराते हुए बोला। तो क्या तुम उस अद्भुत वैद्य के बारे में सुनकर आए हो? हाँ, क्या तुम सच कह रहे हो? डॉक्टर राघवन अचानक जितेंद्र के सामने कूद पड़े, उसके कंधों को पकड़कर जोर से झकझोरने लगे। बिल्कुल जाहिर था कि जितेंद्र घबरा गया। शांत हो जाए डॉक्टर राघवन। लेकिन वे तो अधीर हो चुके थे। उन्होंने जल्दी से कहा, जल्दी चलो, मुझे उनसे मिलवाओ, मैं उनका शिष्य बनना चाहता हूँ। डॉक्टर दिग्विजय राघवन के लिए पारंपरिक चिकित्सा ज्ञान जीवन से भी अधिक महत्वपूर्ण था। उन्होंने अपना पूरा जीवन आयुर्वेद और पारंपरिक चिकित्सा को समर्पित कर दिया था, और यही कारण था कि वे देश के सबसे श्रेष्ठ चिकित्सक बन सके। भले ही वे अब सेवानिवृत्त हो चुके थे, पर अब भी उनका मन अपने पुराने समय की उपलब्धियों में डूबा रहता था। उनमें से एक उपलब्धि थी 9th रिवाइवल की सुई। डॉक्टर दिग्विजय राघवन ने 9th रिवाइवल की सुई की तकनीक एक प्राचीन ग्रंथ से युवावस्था में सीखी थी, और इसी तकनीक के बलबूते उन्होंने पारंपरिक चिकित्सा के क्षेत्र में अपना नाम बना लिया था। जब वे प्रसिद्ध हो गए, तो उन्होंने उदारता से अपने शिष्यों के साथ यह ज्ञान साझा किया। मात्र 2 साल पहले ही जब वे उसे पुनः संशोधित कर रहे थे, तब उन्हें यह एहसास हुआ कि उनकी 9th रिवाइवल की तकनीक अधूरी है। असल में 9th रिवाइवल की सुई को करने के लिए 9 सुइयों की आवश्यकता नहीं थी, बल्कि यह एक क्रमिक उपचार प्रक्रिया थी, जिसमें कुल 9 स्तर थे।
जीवन ऊर्जा की पुनः स्थापना, जिसे सोल क्रॉस कहा जाता है, तभी संभव थी जब कोई व्यक्ति नवे स्तर तक पहुंच जाए। डॉक्टर दिग्विजय की वर्तमान क्षमता केवल 7वें स्तर तक ही पहुंचती थी। उन्होंने पिछले 2 वर्षों में अंतिम 2 स्तरों को पूरा करने की बहुत कोशिश की, लेकिन वे कभी सफल नहीं हो पाए। इसलिए जब जितेंद्र रावत ने उन्हें बताया कि किसी ने 9th रिवाइवल का प्रदर्शन किया है, तो डॉक्टर दिग्विजय ने विशेष रूप से पूछा, उस व्यक्ति ने कितने स्तर तक इसे किया? जिसका जवाब था 12। ये 3 अतिरिक्त स्तर थे। केवल 3 स्तरों की वृद्धि ही नहीं, बल्कि वह व्यक्ति जिसने 9th रिवाइवल का प्रदर्शन किया था, उसने पहले 9 स्तरों तक पहुंचने का भी सही तरीका खोज निकाला था। उसी दिन से डॉक्टर दिग्विजय ने निर्णय लिया कि वे अथर्व लखानी से विनती करेंगे कि वे उन्हें शिष्य के रूप में स्वीकार करें। डॉक्टर दिग्विजय की उत्तेजना देखकर जितेंद्र रावत बेबस होकर बोले, डॉक्टर राघवन, आप बेशक चाहे तो अथर्व लखानी जी से मिल सकते हैं, लेकिन क्यों? डॉक्टर राघवन हल्का सा नाराज हो गया। तो दोस्तों, आगे क्या होने वाला है, ये जानने के लिए स्टोरी को सुनते रहिए, सिर्फ और सिर्फ RK पॉकेट FM यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, अभी तक के आपके प्यार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये सब सिर्फ और सिर्फ मेरे प्यारे सभी सब्सक्राइबर की वजह से हुआ है, जो मेरी स्टोरी को इतना प्यार दे रहे हैं।